हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सभी ने अभी तक मुझे लगता है कि सैलरी के सारे टॉपिक कर लिए। सैलरी किसे कहते हैं, अलाउंसेस किसे कहते हैं, पग्स किसे कहते हैं, अच्छे ढंग से समझ लिए, उसके न्यूमेरिकल कर लिए और आगे आगे आपने डिडक्शन भी अच्छे ढंग से कर ली होगी, सेक्शन 16 के अंडर कर ली होगी। तो हमारा सैलरी में लास्ट टॉपिक एक और डिडक्शन मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, वो है सेक्शन 80C के अंडर है। ठीक है, तो 80C है छोटा सा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। कल आपने भी जॉब करनी है तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि आप ये डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 80C के अंदर है वो आपको मिल जाए। ठीक है, मतलब कि ये अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, ये डिडक्शन क्यों दी जाती है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक हमारे देश की जो डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है, हमारे देश की डेवलपमेंट इस पर डिपेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पर डिपेंड करती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। ठीक है, सेविंग कितनी हुई है, लोगों ने की है, इन्वेस्टमेंट कैसे की है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ स्कीमें इंट्रोड्यूस कर देती है कि यदि आप इन स्कीम्स में पैसा लगाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सेविंग करें। यदि वो सेविंग करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सेविंग होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और उनकी लॉन्ग टर्म क्या होगी, एक टाइप से इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, तो उनको इस मोटिवेशन देने के लिए तो उनको अंडर सेक्शन 80C में क्या क्या कहा गया है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब कि इस अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो है सबसे पहले हमारा है एलिजिबल एसएससी। कौन से टैक्स पेयर हैं जिनको ये वाली फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे आपको पता है कि हमने पर्सन की डेफिनेशन की थी फर्स्ट चैप्टर में, तो पर्सन में बहुत सारे आते हैं, कंपनी भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन अंडर सेक्शन 80C की जो डिडक्शन है सिर्फ किनको दी जाती है, एक इंडिविजुअल को और हिंदू अनवर्ड फैमिली को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन किनको दी जाती है, एक इंडिविजुअल को दी जाती है, दूसरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्योंकि हमारी जो पर्सन की डेफिनेशन है, जो टैक्स देते हैं, वो बहुत लंबी है, इसलिए लेकिन सिर्फ दो को ही ये वाली डिडक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 80C। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये वाली डिडक्शन किनको दी जाती है। ठीक है, और दूसरा है हमारा रेट ऑफ डिडक्शन। टोटल अमाउंट कितना कितना इनको दिया जाता है। टोटल अमाउंट मतलब कि इन्होंने कहा है 1.5 लाख तक दी जाएगी, मतलब कि मैक्सिमम इनको डिडक्शन, मतलब कि बेनिफिट कितना मिलेगा, 1.5 लाख तक मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट तो चाहे जितना मर्जी करते रहें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के अंडर जो डिडक्शन की है कि हमें टैक्स ना लगे, तो आपको अमाउंट कितना मैक्सिमम कहा गया है, 1.5 लाख तक आप इस इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट ले सकते हैं। कहते हैं ये कौन से सेक्शन के अंडर पढ़ते हैं, सेक्शन 80C के अंडर। यदि आपने किसी और सेक्शन के अंडर भी पैसा डिपॉजिट कराया है अंडर सेक्शन 80CCC 80CCD के अंडर, तो वो वाली डिडक्शन भी इस 1.5 लाख के अंदर ऐड हो जाएगी। मतलब तीनों को मिला के डिडक्शन आपको टोटल कितनी मिलेगी, 1.5 लाख ही मिलेगी, इसके ऊपर नहीं मिलेगी। तो इतना मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वही डिडक्शन समझेंगे। वैसे तो आप सभी को वो पता ही है कौन कौन से कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, सारी स्कीम्स। जहाँ मैं आपके सामने सिर्फ स्कीम्स ही पढ़ूंगी कि ये भी इन स्कीम में पैसा लगाएं तो आपको अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। है तो स्कीम्स बहुत सारी हैं। ठीक है, यहाँ स्कीम्स हैं 24 के करीब। ठीक है, लेकिन आप सारे सभी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें तो हो सकता है 10 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर दें, अब जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, पर मैक्सिमम डिडक्शन आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा, 1.5 लाख तक मिलेगा। यदि आप इससे कम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख से, तो जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया होगा उतनी ही आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 1.5 लाख है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपके 1 से लेकर 24 तक डिडक्शन आपको बताऊंगी कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें जो आपको एलिजिबिलिटी बन जाएगी अंडर सेक्शन 80C के अंडर। ठीक है, सबसे पहले हमारी है अमाउंट डिपॉजिट इन प्रोविडेंट फंड। आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जामिनेशन वाले भी में कर चुके हैं। डिपॉजिट इन स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में पोस्ट ऑफिस में भी है, SBI में, जैसे मैंने भी कराई हुई है पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो मैं यदि मैं साल में मैक्सिमम कितना उसमें डिपॉजिट करा सकती हूँ, 1.5 लाख करा सकती हूँ। ठीक है, तो 500 रुपये भी करा सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है, जितना मैं कराऊंगी उतनी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने जो इम्प्लाई है उसने डिपॉजिट किया है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर नहीं मैंने टाइप किया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये समझ लो।
किसके लिए मिलेगी? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की मिलेगी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की मिलेगी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन मिलेगी यदि आप इनमें पैसा डिपॉजिट कराते हो तो। लेकिन यदि आप पैसा डिपॉजिट कराते हो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तब आपको 1.5 लाख की जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। ठीक है। हमारा सेकंड है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, यदि आप हम लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम देते हैं तो वो भी डिडक्शन हमें मिल जाती है। ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि कैपिटल सम एश्योर्ड शैल नॉट इंक्लूड बोनस और एनी प्रीमियम। ठीक है। बोनस और एनी प्रीमियम नहीं होगा। तो इसमें 3 स्कीम्स है, मैं आपके आगे बता देती हूँ। यदि इंश्योरेंस पॉलिसी कब ली गई है? 1 अप्रैल 2012 से ले ली। कब से लिए? 2012 से पहले ली गई है। तो एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड विच एवरेज लेस। ठीक है। तो दोनों में कम होगा उतनी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। यदि पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी कब ली है? 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है, तब डिडक्शन कितनी मिलेगी? यहाँ 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड बोला मैंने अभी ना। और दूसरे केस में क्या है? एक्चुअल प्रीमियम पेड और 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। तो दोनों में से जो भी कम होगा उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो 2012 से पहले 20% था, 2012 के बाद कितना हो गया? 10% हो गया। और थर्ड है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2013 ऑन द लाइफ ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिजीजेस, जिसको उसको कितना दिए गए हैं? एक्चुअल प्रीमियम पेड और 15% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। दोनों में से जो भी कम होगी उतनी हमें क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। तो आपको लिमिट पता चल गई कि हमें LIC के अंदर कितना प्रीमियम पर हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अलग तीन स्कीम्स हैं, 20%, 10%, 15%। ये तो है, ये तीनों के टाइम का देख लेना और एक्चुअल में आपने कितना पेड किया है उनमें से जो कम होगा उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। थर्ड है हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या जैसे गवर्नमेंट चलाती रहती है ना लड़कियों के लिए, तो यदि आपने उसमें पैसा डिपॉजिट किया है तो वो वाले पैसे की भी डिडक्शन आप अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं। ठीक है। आपने देखना, लोग को पूछना, आपने लड़कियों के लिए कराया होगा तो वो वाले यहाँ भी क्लेम कर सकते हैं उनके पेरेंट्स ना। नेक्स्ट है अमाउंट डिपॉजिट आउट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी, डिडक्शन की है टुवर्ड्स डेफर्ड एन्युटी। ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड, मतलब कि गवर्नमेंट अप्लाई की सैलरी में जो भी अमाउंट काटा गया है, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग ए डेफर्ड एन्युटी फॉर हिम और मेकिंग ए प्रोविजन ऑफ हिज स्पाउस और चिल्ड्रन, जो भी काटा गया है पर वो 20% से ज़्यादा नहीं है तो उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। पहले 20% उसकी सैलरी में से काट लिया गया है, उससे कम काट लिया गया है और उसकी किसके लिए काटा गया है? उनकी डेफर्ड एन्युटी के लिए काटा गया है, तो उसकी डिडक्शन भी हमें इस अंडर सेक्शन 80C में मिल जाएगी। फिफ्थ है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस पेमेंट मेड टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस। एनी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में यदि कोई भी पैसा लगाया गया डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर, किसने लगाया? एम्प्लॉयर ने गए, ये फुली क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन है। ठीक है। ग्रुप इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ये इसकी भी यदि इसमें पैसा लगाया है तो वो भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट फॉर डेफर्ड एन्युटी अंडर सेक्शन, डेफर्ड एन्युटी में भी यदि पैसा लगाया है तो वो भी अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। डिपॉजिट मेड इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आपने पूछना देखना कि ये UTI, LIC म्यूचुअल फंड, ठीक है, इस टाइप की में UTI और LIC म्यूचुअल फंड में पैसा डिपॉजिट कराया गया है ना, ये इसमें तो भी इसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आपने सुना होगा ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन देता है? पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। 8th इशू और 9th इशू में आपने पैसा डिपॉजिट कराया है तो उसकी भी डिडक्शन इसमें मिल जाएगी। ठीक है। और यदि इस पर इंटरेस्ट मिलता है, उसको री इन्वेस्टमेंट में होती रहती है तो डिडक्शन उसकी भी मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम 1992 में भी यदि आपका पैसा डिपॉजिट है तो 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट पेड टू LIC अंडर जीवन अक्षय पॉलिसी में भी पैसा लगाया है तो उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है 12th है नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और UTI। आप समझ रहे होंगे ना इसका तो सीधा ही कि कोई भी पेंशन हो ना, जैसे आजकल पेंशन नहीं है तो उसने ऐसा पेंशन फंड बनाया गया है
ठीक है। म्यूचुअल फंड और यूटीआई ने एक स्कीम्स बनाई हुई है कि ये पेंशन फंड है, तो उसके अंदर आपने पैसा डिपॉजिट कराया है तो उसकी भी डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 80C में मिल जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल, पैसा कहाँ डिपॉजिट कराया है, नेशनल हाउसिंग बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है तो उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टाइम है अमाउंट डिपॉजिट विद एन अथॉरिटी इंगेज इन हाउसिंग डेवलपमेंट और टाउन और रूरल डेवलपमेंट में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट 15th पॉइंट है एनी सब्सक्रिप्शन इन डिपॉजिट स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें पैसा डिपॉजिट कराया है तब भी आपको डिडक्शन 1.5 लाख तक मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C के अंडर। टर्म डिपॉजिट विद बैंक, आपने सुना होगा बैंक, जैसे अभी भी SBI में भी मैंने देखा, मेरी फ्रेंड ने किया है कि ये उसने ना फिक्स FD ले ली, टर्म मतलब फिक्स्ड, पर वो FD 5 साल से कम नहीं होगी। ठीक है। और उसका स्कीम किसने फ्रेम्ड की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की हुई है, तो उसको भी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। 17th पॉइंट है अमाउंट डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड, इक्विटी मतलब आप समझते होंगे कि स्टॉक मार्केट शेयर में पैसा लगा हुआ है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है तो उसकी भी डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 80C में मिल जाएगी। ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन, जैसे आप सभी को पता है, जैसे हम बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ने हमारे यहाँ लोन लिया हुआ है। ठीक है। यदि उसने उन्होंने लोन घर बनाने के लिए लिया है और उसका जो इंटरेस्ट देते हैं उस लोन पर, तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूशन फीस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्प्लॉई उनके बच्चे होते हैं तो उनके स्कूल की ट्यूशन फीस होती है, लेकिन ये है कि वो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ होने चाहिए, इंडिया के अंदर होने चाहिए, और मैक्सिमम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आपके कई बच्चों के पेरेंट्स को भी मिलती होगी ये वाली। नेक्स्ट है अमाउंट पेड एज सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर और डिवेंचर, है ना। देखो इक्विटी शेयर, सारे इक्विटी शेयर और डिवेंचर में थोड़ी डिडक्शन मिलती है 80C में, लेकिन वो वाले ये शेयर और डिवेंचर किसके द्वारा नोटिफाइड होने चाहिए, CBDT द्वारा नोटिफाइड होने चाहिए, तो हमें ये वाली डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के यूनिट में भी पैसा डिपॉजिट करने पर हमें ये डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन ये यूनिट किसके द्वारा नोटिफाइड होने चाहिए, वही सेम अंडर से CBDT के द्वारा नोटिफाइड होने चाहिए। अगला है नेक्स्ट 22, है ना, नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय नबार्ड। ठीक है। आपको पता नबार्ड का तो पता ही है, इसके द्वारा नोटिफाइड बॉन्ड इशू किए हैं और आपने उस पर पैसा डिपॉजिट करा दिया है, तब भी आप अंडर सेक्शन 80C के अंदर रिबेट ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में यदि 5 साल की डिपॉजिट किया है ना, तो भी अंडर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल 1981 के अंडर पैसा डिपॉजिट किया है तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यदि आप दूसरी स्कीम क्या है, डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004 के अंडर भी पैसा डिपॉजिट कराया है तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लास्ट हमारी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन हिज नेशनल पेंशन स्कीम, जैसे कि हम भी करते हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है NPS में पैसा डिपॉजिट कराता है तो उसकी डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 80C में मिल जाती है, ये हमें भी मिलती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने 24 के करीब यहाँ पर आपको स्कीम्स बता दी हैं। ऐसा नहीं सभी स्कीम्स में पैसा डिपॉजिट कराना है, हो सकता है आप एक स्कीम में ही करा दो, जैसे मैंने तो सिर्फ एक स्कीम में लगाया हुआ है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, यदि मैं 1.5 लाख तक वहाँ पर रिबेट ले सकती हूँ, तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये 24 स्कीमें क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं भी पैसा डिपॉजिट, या आप कहीं जैसे PPF में थोड़ा सा 50,000 करा दिया, LIC में 30,000 करा दिए, से अलग अलग करके भी टोटल आप 1.5 लाख कर सकते हैं, एक स्कीम में भी 1.5 लाख कर सकते हैं, और ये आपके पास ऑप्शन है 24 स्कीम की, आप इन सब में पैसा डिपॉजिट करा के 1.5 लाख तक क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी आप समझ गए होंगे, एक दो तीन बारी पढ़ोगे सारी स्कीम्स तो आप, क्योंकि आपके लोकली चारों तरफ आपने बहुत बारी ये सुनी हुई है। ठीक है। और थोड़ा सा देख लेना कि ये जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया होगा, है ना, तो प्रीवियस ईयर जिस साल की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसी साल में पैसा ये 1.5 लाख डिपॉजिट होना चाहिए या इससे कम, जितनी आपने रिबेट लेनी है। इन्वेस्टमेंट इज मेड पास्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप डिडक्शन आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नहीं मिलती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए नहीं मिलती है, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखना आपने। और
ये डिडक्शन कब तक मिलेगी? 31 मार्च तक। यदि आपको डिपॉजिट 31 मार्च तक इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सैलरी के सारे टॉपिक आपको करा दिए, सैलरी करा दिए, लॉसेस करा दिए, पर्क करा दिए, डिडक्शन करा दिए, अंडर सेक्शन 16 करा दिए, अंडर सेक्शन 80C करा दी, ठीक है। तो मेरी तरफ से सैलरी कंप्लीट है, आपने अच्छे ढंग से कर लेना। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने बता देना। थैंक यू वेरी मच।